Audio Jungle. Audio Jungle. फ्रेंड्स केमन आचन बंधुरा। तो हम लोग आ गए फिर से एक नया वीडियो लेके। मैं हूं सिद्धार्थ। मैं हूँ रीनी और आप सब देख रहे हैं रियल इंडियन रिएक्शन। तो आज जो वीडियो हम लोग देखने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वो है बांग्लादेश जेनोसाइड 1971 बाय पाकिस्तानी आर्मी। तो क्या हुआ था कि क्या नहीं हुआ था, तो हम लोग वीडियो में देख लेते हैं वो इन्फॉर्मेशन क्या मिलता है वहां से। तो ओरिजिनल क्रिएटर का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओरिजिनल क्रिएटर को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ हाल ही में 25 मार्च 2021 को पूरे बांग्लादेश ने 1 मिनट का ब्लैकआउट ऑब्जर्व किया और यह किया गया था मार्क करने के लिए बांग्लादेश जेनोसाइड मेमोरियल डे को, क्योंकि 25 मार्च 1971 में, आज से 50 साल पहले, पाकिस्तान की आर्मी ने शुरू किया था ऑपरेशन सर्च लाइट। और इस ऑपरेशन के अंडर कई महीनों तक बांग्लादेश की आबादी पर एक बहुत बड़ा जेनोसाइड कमिट किया गया बाय द पाकिस्तानी आर्मी। नाउ इस जेनोसाइड में हुआ क्या था, बांग्लादेश पर इसका इम्पैक्ट आज भी क्या है, यूएन आज तक इस जेनोसाइड को लेकर कंप्लीटली इग्नोरेंट क्यों है, ये सब डिस्कस करने से पहले थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं कि किस तरीके से ईस्ट पाकिस्तान पर यह जेनोसाइड किया गया उस टाइम। देखो, 1947 में 2 देश आज़ाद हुए, भारत और पाकिस्तान। उस वक्त पाकिस्तान, जो आज के समय पाकिस्तान है, इससे काफ़ी बड़ा था। आप इमेजिन करिए, एक टाइम था 1971 से पहले जब वेस्ट पाकिस्तान भी एग्जिस्ट करता था और उसी के साथ साथ एक ईस्ट पाकिस्तान भी था। पाकिस्तान की आबादी ऑलमोस्ट डबल थी। अगर पाकिस्तान का 1971 में विभाजन ना हुआ होता तो आज के समय पाकिस्तान की टोटल आबादी 40 करोड़ से भी ऊपर होती। मगर पाकिस्तान का विभाजन क्यों ना होता, प्रॉब्लम यहाँ पर यह थी कि वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान में कभी भी प्रॉपर इक्वालिटी आई नहीं। कभी भी वेस्ट पाकिस्तान के लोगों ने ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को एज इक्वल ट्रीट किया नहीं। बहुत सारे इश्यूज थे थ्रू आउट 1950s और 60s जो ईस्ट पाकिस्तान के लोगों ने फेस किए। ये इश्यूज क्या क्या थे? सबसे बड़ा इशू ये था कि वेस्ट पाकिस्तान की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी ये चाहती थी कि पूरे देश में उर्दू इम्पोज कर दी जाए। ये जो प्रॉब्लम है ये काफ़ी बड़ी थी। जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग थे, ये लोग ऑब्वियसली नहीं चाहते थे कि बंगाली लैंग्वेज यहाँ पर हटा दी जाए और उर्दू यहाँ पर ज़बरदस्ती इम्पोज करी जाए। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था। उसके अलावा एक इशू यहाँ पर यह भी था कि जब भी पाकिस्तान के पास फंड्स आते थे यूएस की तरफ से या फिर वर्ल्ड बैंक की तरफ से या फिर किसी और सोर्स से, तो इमीडिएटली जो भी ये फंड्स थे फॉर बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ये स्पेंड करते थे ये वेस्ट पाकिस्तान पर। ईस्ट पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग थी वो ना के बराबर थी, इवन दो इनकी आधी आबादी रहती थी इन ईस्ट पाकिस्तान। फिर एक मेजर इशू ये भी था इन्फ्लेशन का। हमेशा ये देखा गया कि चीज़ों के दाम वेस्ट पाकिस्तान में काफ़ी कम थे, वेरएस ईस्ट पाकिस्तान में जो कमोडिटीज़ हैं इनके दाम हमेशा ऊपर रहते थे। महंगाई एक बहुत बड़ा इशू था बिटवीन ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान। और ऑब्वियस सी बात है, जब एक रीजन को करा जाएगा इतना इग्नोर, इतना उसको अलग रखा जाएगा, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर खड़े होंगे लीडर जो डिमांड करेंगे इक्वालिटी, जो डिमांड करेंगे फेयर ट्रीटमेंट, कि हमारे साथ भी सेम ट्रीटमेंट करो, सेम बर्ताव करो जो होता है वेस्ट पाकिस्तान के लोगों के साथ। और इनमें से एक, मैं कहूँगा, सबसे बड़े लीडर थे शेख मुजीबुर रहमान, जिनको टाइटल दिया गया है इन बांग्लादेश बंगबंधु। हाल ही में आपको पता होगा कि 2020 में इनको महात्मा गांधी पीस प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। और 1966 में शेख मुजीबुर रहमान और अवामी लीग दोनों ने मिलकर एक बहुत ही बड़ा कैंपेन स्टार्ट किया और ये डिमांड रखी कि इनके जो 6 पॉइंट्स हैं ये पूरे होने चाहिए। 6 पॉइंट्स यहाँ पे कौन से हैं? ये लोग ये चाहते थे कि डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स को छोड़कर जो भी इश्यूज हैं रिगार्डिंग ईस्ट पाकिस्तान, ये तय करेंगे ईस्ट पाकिस्तान के पॉलिटिशियन। उसके अलावा इनकी एक डिमांड ये भी थी कि पाकिस्तान में होनी चाहिए थी 2 करेंसीज, एक वेस्ट पाकिस्तान के लिए, एक ईस्ट पाकिस्तान के लिए, क्योंकि दोनों की इकोनॉमीज कंप्लीटली डिफरेंट है। सेम करेंसी से दोनों पार्ट्स को गवर्न करना बहुत मुश्किल है। एक जगह काफी इन्फ्लेशन है, महंगाई है, दूसरी जगह इन्फ्लेशन कम है, सो दिस इज नॉट फेयर। 2 सेपरेट मगर फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसीज की यहाँ पर डिमांड रखी गई। उसके अलावा इनकी एक डिमांड ये भी थी कि यहाँ पर ईस्ट पाकिस्तान की होनी चाहिए सेपरेट पैरामिलिट्री फोर्सेस और इनके पास होनी चाहिए खुद की मलेशिया। क्योंकि यहाँ पे सुनकर देखिए रीजन क्या था। रीजन यहाँ पर यह था कि 1965 की वॉर में वेस्ट पाकिस्तान ने सारे जो डिफेंसेस थे, सारे जो सोल्जर्स थे, ये रखे अपने पास। यहाँ पर ईस्ट पाकिस्तान को ऑलमोस्ट छोड़ दिया अनडिफेंडेड। अगर इंडिया चाहता तो 1965 में ही बहुत सारा लैंड कैप्चर कर सकता था ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, मगर हमने ऐसा किया नहीं।
अब ये सब देख के भी जो यहाँ पर ईस्ट पाकिस्तान के लोग थे इनको डर लगा। इन्होंने ये कहा कि तुम लोग तो हमारे डिफेंस पे भी नहीं आने वाले, हमें डिफेंस के लिए भी यहाँ पे बनाने होंगे कुछ ग्रुप्स। तो ये थी 6 पॉइंट मूवमेंट जो वेस्ट पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कर दी इग्नोर, इस पर कोई काम नहीं हुआ। फिर देखो एक ना इंग्लिश में एक प्रोवर्ब होता है, द स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल्स बैक। एक ऊंट था, उस पर बहुत सारा वजन रखा हुआ, फर्नीचर रखा हुआ है, दुनिया भर की चीजें रखी हुई हैं, बोरियां रखी हुई है, मगर फिर भी कैसे भी करके वो खड़ा हुआ है। और फिर फाइनली एक आदमी एक घास का तिलका उस ऊंट पे और रख देता है और फिर उस ऊंट की पूरी जो बैकबोन है टूट जाता है और वो ऊंट वहीं पे गिर जाता है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं ऑलरेडी ईस्ट पाकिस्तान पर बहुत प्रेशर था, फिर आया द स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल्स बैक, 1970 का भोला साइक्लोन। इस साइक्लोन का नाम भोला है, मगर इसने बहुत डिस्ट्रक्शन करी इन ईस्ट पाकिस्तान। लाखों लोग मारे गए बिकॉज ऑफ दिस साइक्लोन, कई मिलियंस डिस्प्लेस हो गए। और फिर से ये देखा गया कि वेस्ट पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में कंप्लीट एपैथी थी। इनको कोई मतलब नहीं था कि इस पाकिस्तान के लोग मर रहे हैं, यहाँ पे लोग सफर कर रहे हैं। और जिस टाइप का एटीट्यूड था वेस्ट पाकिस्तान का टुवर्ड्स ईस्ट पाकिस्तान, ये देखकर आम बंगाली नागरिक भी हो गया काफी हद तक एनरेज। इन्होंने ये कहा कि शेख मुजीबुर रहमान ठीक कह रहे हैं, हम बस चाहते हैं यहाँ पे ऑटोनॉमी, हमको सेल्फ रूल यहाँ पे खुद का और करना होगा। अभी भी कोई बांग्लादेश इंडिपेंडेंस की कॉल आई नहीं थी। इस साइक्लोन के डिजास्टर के बाद भी ईस्ट पाकिस्तान के लोग कुछ हद तक लॉयल थे टुवर्ड्स पाकिस्तान, द आइडिया ऑफ पाकिस्तान। अभी भी किसी ने सेपरेशन की बात की नहीं थी। मगर फिर एक बहुत ही अजीब सा इवेंट होता है। बांग्लादेश में जो जनरल इलेक्शन हुए थे, जहां पर मैसिव मेजोरिटी मिली अवामी लीग को और बहुत बड़े यहाँ पर नेता बन के उभरे शेख मुजीबुर रहमान, ये पावर में ना आ पाए, इसके लिए जुल्फिकार अली भुट्टो और पाकिस्तानी आर्मी ने ये कोशिश की कि इनकी जो जीत है इसको लेजिटिमेसी मिल ना पाए। बहुत लंबे समय तक मुजीबुर रहमान को पावर में नहीं आने दिया और फाइनली जब मुजीबुर रहमान को ये समझ में आ गया कि ये लोग एक्चुअली मुझे पावर में आने नहीं देंगे, ये चाहते ही नहीं हैं कि कभी भी ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को इक्वालिटी मिले, तब इन्होंने फाइनली दी यहाँ पर कॉल फॉर इंडिपेंडेंस और लोगों को ये कहा कि मैसिव स्केल पर सिविल डिसओबीडियंस करनी स्टार्ट कर दो। कहीं भी आप अगर देखोगे तो मुजीबुर रहमान ने ये नहीं कहा था कि वायलेंस करो, आर्मी के अगेंस्ट, पुलिस के अगेंस्ट कुछ करो। इनके जो टैक्टिक्स थे काफी हद तक गांधीयन थे और इन्होंने यहाँ पर यही कहा कि पीसफुल तरीके से डिसओबीडियंस फॉलो करो। मगर जैसे ही इन्होंने ये करना स्टार्ट किया, पाकिस्तान के उस वक्त जो प्रेसिडेंट थे याया खान, इन्होंने डिक्लेयर कर दिया मार्शल लॉ, अवामी लीग को बैन कर दिया और पाकिस्तानी आर्मी को कहा कि मुजीबुर रहमान को करो अरेस्ट। और फिर पाकिस्तान की आर्मी ने लॉन्च किया ऑपरेशन सर्चलाइट। 25 मार्च 1971 को लॉन्च हुआ ये ऑपरेशन और उसके बाद करीब 8 से लेकर 9 महीने तक पाकिस्तान की आर्मी ने अपने ही लोगों पर, अपने ही देश के लोगों पर, जिसको एटलीस्ट ये लोग कह रहे थे उस वक्त कि हमारा देश है, हमारे लोग हैं, अपने ही लोगों पर मास स्केल पर जेनोसाइड किया। कई लाखों लोग यहाँ पर मारे गए। और एक्चुअली कई लोग ये सोचते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी ने जो अत्याचार किए बांग्लादेश पर, ये कुछ हफ्तों का कोई एपिसोड था, नहीं, ये कई महीनों तक चला था। ये मैं आपको बता दूं, अभी भी इंडियन आर्मी पिक्चर में नहीं आई है। इंडिया पाकिस्तान की जो वॉर थी 1971 की, ये हुई थी दिसंबर 1971 में। अभी जो हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन सर्चलाइट की, ये है मार्च 1971 को। तो आप सोच कर देखिए ये जो 8 महीने थे, 8 मंथ्स ऑफ हेल, ये बांग्लादेश के लोगों ने कैसे बिताए होंगे। पाकिस्तान की गवर्नमेंट खुद एडमिट करती है कि ऑपरेशन सर्चलाइट में 26,000 लोग मारे गए थे, वेराज बांग्लादेश और दुनिया भर के और जर्नलिस्ट ये ओपनली मानते हैं कि करीब 3 मिलियन लोगों को मारा गया था इन ऑपरेशन सर्चलाइट। सो 8 मंथ्स 2 वीक्स एंड 3 डेज बांग्लादेश के लोगों पर ये जेनोसाइड किया गया। और यहाँ पर देखो जो ये नंबर है ना 3 मिलियन, 3 मिलियन बाय द वे होता है 30 लाख, 30 लाख लोगों को मारा गया। और ये तो हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जिनकी मृत्यु हुई। कई लोग थे जिनको अधमरा छोड़ दिया गया, उनके हाथ तोड़ दिए गए, पैर तोड़ दिए गए। फिर एक और कड़वा सत्य यहाँ पर यह भी है कि 2 से लेकर 4 लाख बांग्लादेशी महिलाओं का रेप भी यहाँ पर हुआ। ये बात देखिए प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड है इन हिस्ट्री बुक्स कि पाकिस्तानी आर्मी ने सिस्टमैटिक तरीके से करीब 4 लाख औरतों का बलात्कार किया इन बांग्लादेश। इस पर कई किताबें भी लिखी गई हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखेंगे ये एक बांग्लादेशी बुक है बिरोंगना 1971 सागा ऑफ द वायलेटेड वुमेन। ना बिरोंगना अपने आप में मैं आपको ये बता दूं, ये है एक टाइटल जो अवार्ड करती है बांग्लादेश की गवर्नमेंट उन औरतों को जिनका बलात्कार हुआ था बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में। शेख मुजीबुर रहमान जो बाद में प्रेसिडेंट बने जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ, इन्होंने अपने पहले दिन में ये कहा था कि गिव ड्यू ऑनर एंड डिग्निटी टू द वुमेन ऑप्रेस्ड बाय द पाकिस्तानी आर्मी। और इन्होंने यहाँ पर यह भी कहा कि जिन औरतों का यहाँ पर हुआ है बलात्कार, ये इनकी डॉटर्स हैं, ये इनकी बहनें हैं और बांग्लादेश के लोग इनको एक्सेप्ट करेंगे। मगर
रियलिटी देखो कुछ और थी। इन औरतों के साथ बहुत खराब हुआ बाद में। इनमें से कई औरतें जब अबॉर्शन के लिए गई तो सिंस उस वक्त बांग्लादेश में प्रॉपर हॉस्पिटल्स थे नहीं, मेडिकल स्टाफ इतना ट्रेंड था नहीं, तो कई ये औरतें अबॉर्शन के टाइम में मारी गई। उसके अलावा इनमें से कई औरतों ने सुसाइड भी कर ली। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि बांग्लादेश के लोगों ने कितनी बड़ी कीमत चुकाई थी फॉर देयर इंडिपेंडेंस। और बाय द वे इस टॉपिक पर एक बहुत ही फेमस मूवी भी है। मूवी का नाम है द चिल्ड्रन ऑफ वॉर। ये मूवी आप देख सकते हैं, मगर मैं आपको ये बता दूं, हो सकता है कि आपकी रूह कांप जाए। पाकिस्तानी आर्मी ने बारबेरिक तरीके से, मैं ये कोई और शब्द यूज नहीं करूंगा यहाँ पर, बारबेरिक तरीके से बांग्लादेश के लोगों को सप्रेस करने की कोशिश करी और पूरी कोशिश करी कि कैसे भी करके ये लैंड, ये एरिया बस उनके देश का पार्ट बना रहे। और उसके बाद अगर हम बात करें रिलीजियस वायलेंस की, क्योंकि देखो पाकिस्तानी आर्मी ने भी पूरी कोशिश ये करी कि जो इनका वायलेंस है ये ज्यादातर हो हिंदू मिनॉरिटीज पर। हिंदूज ऑलरेडी बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा कम थे। इन्होंने जिस तरीके से वायलेंस करना स्टार्ट किया अगेंस्ट हिंदूज, उसके बाद देखा गया कि हिंदूज की पॉपुलेशन और ज़रा कम हो गई इन बांग्लादेश। मास स्केल पर हिंदूज को यहाँ पे मारा गया। और इस टॉपिक पर एक्चुअली ये किताब भी है, ये किताब भी आप पढ़ सकते हैं। पर्सनली मुझे ये किताब बहुत पसंद आई थी। एक पुलित्जर प्राइज फाइनलिस्ट बुक है। किताब का नाम है द ब्लड टेलीग्राम। इस किताब में यही बताया गया कि उस वक्त के यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन, उन तक भी ये बात पहुंचाने की कोशिश करी गई कि बांग्लादेश में एक जेनोसाइड हो रहा है, मगर इन्होंने भी कंप्लीटली इग्नोर कर दिया इस फैक्ट को कि इनका एलाइड देश पाकिस्तान, एक ऐसा देश जिसको ये हेल्प कर रहे हैं इस वॉर में, ये एक ह्यूज जेनोसाइड कमिट कर रहा है ऑन द लैंड ऑफ बांग्लादेश। और इसलिए आप ये देखोगे कि बांग्लादेश में कभी भी कोई, मैं कहूँगा पॉपुलर लीडर या फिर कोई भी एक पॉपुलर इंसान ये नहीं कहेगा कि बांग्लादेश को रीयूनिफाई होना चाहिए विद पाकिस्तान। हम लोग इंडिया पाकिस्तान में आजकल हम देखते हैं कि काफ़ी फील गुड वीडियोस बनाई जाती हैं। लोग बात करते हैं कि क्यों ना दोनों कंट्रीज एक हो जाए, सेम क्रिकेट टीम बनेगी, इंडिया के बैट्समैन, पाकिस्तान के बॉलर्स, और काफ़ी अच्छी फीलिंग वाली बातचीत की जाती है। मगर आप नोटिस करेंगे कि सेम बात कभी भी बांग्लादेश के लोग करते नहीं हैं, क्योंकि जिस टाइप के रेप्स हुए इनकी औरतों पर, जिस तरीके से मारा गया था इनके सिविलियंस को, बांग्लादेश के लोग अभी तक वो भूले नहीं हैं। और हो सकता है कि आने वाले 50-60 साल में, हु नोज, एक बार को इंडिया और पाकिस्तान दोनों एक देश बन जाएं, हु नोज, ये भी हो सकता है। मगर मैं आपको ये बता सकता हूं कि बांग्लादेश डेफिनेटली इन लोगों के साथ फिर से एक कंट्री में एग्जिस्ट करना नहीं चाहेगा। और इस सब के बीच में सबसे ज़्यादा अजीब बात यहाँ पर यह है कि यूनाइटेड नेशंस ने आज तक प्रॉपरली रिकॉग्नाइज किया नहीं है कि किस तरीके से बांग्लादेश के लोगों का हुआ था जेनोसाइड। शायद इसका एक रीज़न यहाँ पर यह भी है कि उस वक्त वेस्टर्न कंट्रीज, प्राइमरली वेस्टर्न यूरोप और यूएस, ये सपोर्ट कर रहे थे पाकिस्तान को। और ये लोग अब चाहते नहीं है कि इस जेनोसाइड में कहीं ना कहीं यूएस, यूके, बाकी जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनका भी नाम आए। खैर, ईदर वे यूएन ने बहुत ही अजीब तरीके से कभी भी रिकॉग्नाइज किया नहीं है 1971 जेनोसाइड को। और यहाँ पे आप कह सकते हैं यूएन का ये काम है। देखो, आप ऑलरेडी देख लो, यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल कितना प्रेशर डालता है श्रीलंका पर तमिल जेनोसाइड को लेकर। देखो, श्रीलंका की आर्मी ने जो श्रीलंकन तमिलियंस के साथ किया गलत था, एब्सोल्युटली रॉन्ग। तमिल जेनोसाइड हुआ था, उसके अगेंस्ट बिल्कुल आवाज उठानी चाहिए। मगर यूएन ऑल टुगेदर कंप्लीटली इग्नोर कर देता है दो बहुत ही बड़े जेनोसाइड्स को, बांग्लादेशी जेनोसाइड और अर्मेनियन जेनोसाइड। और दोनों केसेस में आप अगर देखो, अर्मेनियन केस में टर्की ने आज तक माफी नहीं मांगी और बांग्लादेश के केस में पाकिस्तान ने आज तक माफी तक नहीं मांगी। अगेन, हम यहाँ पे अभी पाकिस्तान को पनिश करने की बात नहीं कर रहे, ये नहीं बात कर रहे कि जो यहाँ पर जनरल थे उस वक्त उनको सजा दो। हालांकि बहुत सारे जनरल इस वक्त वो मर भी चुके हैं, मगर पाकिस्तान ने आज तक एक्नॉलेज तक नहीं किया, अपोलोजाइज तक नहीं किया कि हाँ, हमने ये अपने लोगों के अगेंस्ट किया था। और फाइनली यहाँ पे मैं ये ऐड करना चाहूंगा कि शायद अब टाइम आ चुका है कि इंडिया इस इशू को रेज करे एट द इंटरनेशनल स्टेज। इंडिया को यह बात रेज करनी चाहिए कि यूएन, बाकी इंस्टीट्यूशंस बांग्लादेश जेनोसाइड को रिकॉग्नाइज क्यों नहीं करते। और मेरी उम्मीद तो यही है कि अब मार्च 2021 में जब पीएम मोदी गए हैं बांग्लादेश में फॉर अ स्टेट विजिट, ये यहाँ पर जेनोसाइड की भी यहाँ पर बात करें और एक ग्लोबल कैंपेन शुरू करें फॉर द बांग्लादेश जेनोसाइड। आपके हिसाब से क्या इंडिया को ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। और क्या स्टेप्स हम उठा सकते हैं टू मेक श्योर कि दुनिया रिकॉग्नाइज करे बांग्लादेश जेनोसाइड, ये भी आप शेयर कर सकते हैं। तो आज का वीडियो बहुत ब्रेक टेकिंग था। हाँ, ब्रेक टेकिंग भी था और इंफॉर्मेटिव भी था। देखने माने सुनने से ही बहुत बुरा लग रहा है ना, जो हम लोग सुने। तो मैं तो कल ये सोच रहा हूँ कि हम लोगों को सुन के इतना बुरा लग रहा है, और जो लोग ने झेला है इन 8 महीनों, पाकिस्तानी आर्मी को इन 8 महीने झेले हैं, तो उन लोगों का क्या कंडीशन था। जैसे बताया गया कि करीब 30 लाख लोगों को मारा गया।
ये कोई छोटा अमाउंट नहीं, 30 लाख लोगों को, और फिर 2 से 4 लाख महिलाओं के ऊपर रेप किए गए। तो उनका तो पूरा जो है बर्बाद हो गया सब कुछ। तो ये सब सुन के इतना खराब लग रहा है ना। और जैसे पता चला कि जब से पाकिस्तान हुआ है, पैदा हुआ है, तभी से वेस्ट पाकिस्तान जो है वो एक्सप्लॉइट कर रहा है ईस्ट पाकिस्तान को। ज्यादा रेवेन्यू आता था ईस्ट पाकिस्तान से, लेकिन इन लोगों के लिए वेस्ट पाकिस्तान ने कुछ किया ही नहीं। इवन वो वाला बात पता चला ना कि एक तो साइक्लोन आया था जो 70 में, भोला साइक्लोन, जिसमें लाखों लोग मारे गए, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान ने कुछ किया ही नहीं। ये लोग कभी भी इक्वल नहीं समझते थे बंगालियों को। यानी जो अत्याचार किए गए पाकिस्तानी आर्मी के थ्रू बंगालियों के ऊपर, लेकिन आज तक ये भी बहुत बुरा लगा सुन के कि यूएन ने आज तक उस जेनोसाइड को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया है, जो इतना कुछ झेले इन लोगों ने। और हैट्स ऑफ है मुक्ति वाहिनी के ऊपर भी, जो लोग अपने जान के परवाह नहीं करते हुए लड़े, और फिर विथ लिमिटेड रिसोर्स ये लोग लड़े अपने जान के परवाह नहीं करते हुए अपने देश के लिए। तो बंगाली जाति जो है बहुत ही ब्रेव है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो एक लाइक तो जरूर बनता है, और अगर इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कीजिए। और अच्छा लगा, बुरा लगा, या कोई भी आपका सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।